दोस्तों, मैं रोहित कुमार एबनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। द फर्स्ट केस ऑफ दिस यूनिट इज CIT वर्सेस GR कार्थियन 1993 का केस है एंड द केस इज सिग्निफिकेंट रूलिंग कंसर्निंग द टैक्सेबिलिटी ऑफ अवार्ड्स एंड विनिंग कि सपोज यदि आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको फर्स्ट प्राइज मिलता है, सो द अमाउंट रिसीव्ड बाय यू शुड कम अंडर प्रीव्यू ऑफ इनकम टैक्स और नॉट। इस केस का ब्रीफ फैक्ट यह है कि एक रैली ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑटोमोबाइल एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा एंड इट वाज एक्चुअली सपोर्टेड बाय सेवरल रीजनल ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशंस, जिसमें फर्स्ट प्राइज 20,000 दिया जाता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा एंड 2,000 दिया जाता है ऑल इंडिया हाईवे मोटर रैली के द्वारा। द पर्सन कार्थियन इन दिस केस ही वोन द फर्स्ट प्राइज और इनको 22,000 रुपीज अवार्ड दिया जाता है। देयर वाज सम प्री कंडीशंस फॉर द कंपटीशन, जिसमें आपको 656 किलोमीटर गाड़ी चलानी है एंड दैट वुड स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज आप गाड़ी चलाते हुए आएंगे। और इसमें प्री कंडीशन ये था कि लिस्ट पेनल्टी जिस भी कंटेस्टेंट के ऊपर इंपोज किया जाएगा द पर्सन वुड बी द फर्स्ट विनर। कार्थियन यहाँ पर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और फर्स्ट प्राइज विन करते हैं। अब उसके बाद होता यह है कि इनकम टैक्स ऑफिसर इस 22,000 के ऊपर टैक्स इंपोज करते हैं, जिस चीज को लेकर के कार्थियन का कंटेंशन होता है एंड अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास इस बात को पहुंचाया जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 का हवाला देते हैं, जिसमें गैम्बलिंग एंड अदर एक्टिविटीज के द्वारा जो भी इनकम होता है वो टैक्सेबल होता है। जब इसे चैलेंज किया जाता है अपलेंट के द्वारा, अपलेट अथॉरिटी दैट इज असिस्टेंट कमिश्नर, तो असिस्टेंट कमिश्नर का कहना होता है कि इट वाज रैली नॉट अ रेस, और जब ये रेस नहीं है तो जो भी अमाउंट कार्थियन को दिया गया है दैट शुड नॉट कम अंडर परव्यू ऑफ इनकम टैक्स। देन उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर इस बात को ट्राइब्यूनल में लेकर के जाते हैं, ट्राइब्यूनल इस बात को डिसमिस कर देती है। उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट में इस बात को रखा जाता है, मद्रास हाईकोर्ट भी SEC के फेवर में डिसीजन देती है। देन उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, जहां सुप्रीम कोर्ट कुछ टर्म्स को और कुछ सेक्शन को इंटरप्रेट करती है और इंटरप्रेट करने के बाद पाती है कि द अमाउंट रिसीव्ड बाय कार्थियन 22,000 कम्स अंडर परव्यू ऑफ इनकम टैक्स अंडर क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2 सब क्लॉज 9। बिकॉज जरूरी ये है कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन के वाइडर इंटरप्रिटेशन को ध्यान में दिया जाए, ना कि नैरो इंटरप्रिटेशन को। ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन जो इस सेक्शन में दिया गया है उसके बियॉन्ड वाइडर इंटरप्रिटेशन देने की जरूरत है। अब आइए इसके मेन पैराग्राफ को हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ चालू होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें क्या है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास क्वेश्चन आता है whether on the fact and the circumstances of the case appellate tribunal was right in holding that the total sum of rupees 22,000 received by the SEC from the Indian Oil Corporation and All India Highway Motor Rally should not be brought to tax। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे इसका पूरा फैक्ट दिया हुआ है और इसमें ही आपको बात कही गई है कि इनकम टैक्स ऑफिसर इंपोज करने की बात करते हैं टैक्स, देन अपलेट अथॉरिटी के पास ये जाता है जहां पर कि उनका कहना होता है कि इट वाज रैली नॉट अ रेस। देन उसके बाद इस बात को ट्राइब्यूनल के पास रखी जाती है, ट्राइब्यूनल इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देते हैं, जिसमें उनका 3 बातें कहना होता है। फर्स्ट कि इट वाज अ रैली नॉट अ रेस, प्रीडोमिनेटली इस रैली में स्किल और इंडोरेंस का काम था और एक्चुअली में ये रैली जो ऑर्गेनाइज की गई थी दैट इज टू शो द रिलायबिलिटी ऑफ द व्हीकल। सेकेंड बात इनका कहना होता है कि रैली वाज नॉट अ गेम, सो इट शुड नॉट बी कम अंडर परव्यू ऑफ सब क्लॉज 9 ऑफ क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2। थर्ड बात जो इनका कहना होता है दैट वाज द रिसिप्ट इन क्वेश्चन वाज कैजुअल इन नेचर, सो इट इज नॉट एन इनकम रिसीट, तो इस कारण इनको एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 3 में मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन इन फेवर ऑफ SEC होता है, जिसमें उनके तरफ से कुछ रीजनिंग दी जाती है एंड द रीजनिंग वाज इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन विनिंग्स, जो कि दिया हुआ है सब क्लॉज 9 ऑफ क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2। इनका कहना होता है जो एक्सप्रेशन है विनिंग्स का वो विनिंग से डिफरेंट है। यहाँ पर विनिंग्स का मतलब है मनी ओन बाय गैम्बलिंग और बेटलिंग, लेकिन जो विनिंग हो रहा है वो रेस में, वो आपको अलग है एंड इट इज रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉन्टेस्ट। सो इसी कारण का कहना होता है द सेड रिसिप्ट डज नॉट रिप्रेजेंट विनिंग्स। उसके बाद ये फाइनेंशियल बिल 1972 का हवाला देते हैं, जिसके तहत इस सब क्लॉज को ऐड किया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट का कहना होता है द डेफिनेशन गिवन अंडर क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2 इट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन, और पार्लियामेंट टाइम टू टाइम इसमें कुछ न कुछ वर्ड ऐड करते रहती है एंड व्हेन इट इज इंक्लूसिव तो जो इसमें मीनिंग दिया हुआ है उसी मीनिंग को लिया जाएगा, जिसमें इस सब क्लॉज के बारे में यहाँ चर्चा किया जाता है। और फिर ये कहते हैं कि चैप्टर 3 जो है जिसमें सेक्शन 10 दिया हुआ है, इसका हेडिंग है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम।
और उसमें ये फॉल नहीं करता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे पहला क्वेश्चन होता है इंटरप्रिटेशन करने का कि इनकम एक्चुअली में है क्या, और इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस का रेफरेंस सामने आता है। लाइक कंकस्या नारायण सिंह का केस, जिसमें कहा जाता है इनकम इज अ वर्ड डिफिकल्ट टू परहैप्स इम्पॉसिबल टू डिफाइन इन एनी प्रिसाइज जनरल फॉर्मूला, और इसी केस में कहा जाता है कि इट इज अ वर्ड ऑफ ब्रॉडेस्ट कनोटेशन। देन गोपाल शरण नारायण का केस इसमें साइड किया जाता है, जिसमें प्रिवी काउंसिल का कहना होता है कि एनीथिंग दैट कैन बी प्रॉपर्ली बी डिस्क्राइब्ड एज इनकम इज टैक्सेबल अंडर एक्ट अनलेस एक्सप्रेसली एग्जम्प्टेड। देन उसका नवीन चंद मफतलाल का केस इसमें साइड किया जाता है, जिसमें बताया जाता है द इंडियन इनकम टैक्स एंड एक्सेस प्रॉफिट टैक्स अमेंडमेंट 1947 के तहत 12B को इंसर्ट किया गया था, जिसमें टैक्स ऑन कैपिटल गेन के बारे में बात की गई थी, जिसमें इनका कहना होता है टैक्स ऑन कैपिटल गेन इज नॉट अ टैक्स ऑन इनकम बिकॉज कैपिटल गेन अलग है और इनकम अलग है। देन उसके बाद 7th पैराग्राफ में आप यहां देखेंगे इंटरप्रेट किया जाता है वर्ड इनकम को, जिसमें जस्टिस तेंदुलकर कुछ कहना होता है, वो बातें इसमें रखी जाती है। लॉर्ड राइट भी कहते हैं इनकम के बारे में, वो बातें भी आपको यहां मिल जाएगी। एंड पैराग्राफ 8 में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है सिंस द डेफिनेशन ऑफ इनकम इन क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2 इज एन इंक्लूसिव वन, its ambit in our opinion should be same as that the word income occurring in entry 82 of list 1। देन भगवान दास का केस इसमें रेफर किया जाता है, जिसमें अगेन इंटरप्रेट किया जाता है इनकम के वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड के बारे में, और इस वाले केस में ये होता है कि जो एससीसी होता है उसके ऊपर इनकम इंपोज किया जाता है उनके अपने हाउस में रहने के लिए, जहां एक फॉर्मूला लेकर के आया जाता है दैट इज हाउस प्रॉपर्टी जिसमें वो रह रहे हैं उसकी जितनी वैल्यू है दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 2 एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1800 तो इस कंडीशन में 1800 से ऊपर जितना अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा, और अगर इसकी वैल्यू 1800 से कम है तो जो वैल्यू है उसके ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल होगा। देन पैराग्राफ नंबर 10 में आप देखेंगे इसमें फिर इंटरप्रेट किया जाता है सब क्लॉज 9 ऑफ क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2 और स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी का केस इसमें डिस्कस किया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होता है वर्ड अदर गेम और एनी शॉर्ट जो कि आपका दिया हुआ है इस पर्टिकुलर क्लॉज में, और सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है द वर्ड अदर गेम और एनी शॉर्ट आर ऑफ वाइड एम्पलीट्यूड, their meaning is not confined to game or gambling nature alone. It thus appeared that subclause 9 is not confined to mere gambling or betting activities, बल्कि इसके बियॉन्ड भी आपको होता है। देन उसके बाद विनिंग जो एक्सप्रेशन है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें इनका कहना होता है यदि आप गैम्बलिंग में कुछ अगर जीतते हैं तो वो इनकम टैक्स के परव्यू में आता है, बट व्हाट अबाउट दोज गेम्स जो गैम्बलिंग में नहीं आता है बट गेम है और वहां अगर आप विन करते हैं, क्या उसे इनकम टैक्स के परव्यू में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होता है कि गैम्बलिंग में जो आप प्राइज विन करते हैं दैट कम्स अंडर परव्यू ऑफ इनकम टैक्स, लेकिन वैसे गेम के बारे में क्या जिसमें कि आप प्राइज विन करते हैं और फिर भी आपको अगर इनकम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस तो उनसे इनकम टैक्स के परव्यू में क्यों नहीं लाना चाहिए। और उसमें प्रेजेंट केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट कहती है द रैली इन क्वेश्चन वाज अ कॉन्टेस्ट इफ नॉट अ रेस, द रिस्पोंडेंट एसएससी एंटर्ड द कॉन्टेस्ट टू विन इट एंड टू विन द फर्स्ट प्राइज, बिकॉज आपने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ही किया है फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए। व्हाट ही गॉट वाज अ रिटर्न फॉर हिज स्किल एंड इंड्योरेंस, जो भी से प्राइज मिला है एज अ रिटर्न के रूप में जो उसके पास स्किल है इंड्योरेंस है। देन व्हाई इज इट नॉट इनकम, इसको इनकम में हम लोग शामिल क्यों ना करें, और तब इनका कहना होता है कि इट में येट कंस्टिट्यूट इनकम, इसको इनकम में शामिल किया जाना चाहिए। देन उसका कहना होता है इनका इवन इफ अ रिसिप्ट डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ एनी ऑफ द सब क्लॉज इन सबसेक्शन 24 ऑफ सेक्शन 2 इट मे स्टिल बी इनकम इफ इट पार्टेक्स of nature of the income. The idea behind providing inclusive definition in clause 24 of section 2 is not to limit its meaning but to widen its net. The court has repeatedly said that the word income is of widest amplitude and it must be given its natural and grammatical meaning. इसके बाद इनका डिसीजन होता है judging from the above standpoint the receipt concerned here in also income. और उसका अगेन सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10 का हवाला देते हुए कहते हैं कि जो उसमें दिखा हुआ है बातें कि गैम्बलिंग वगैरह से जो अगर आप रिसीव करते हैं कोई भी अमाउंट दैट इज एक्सेडिंग 1000 रुपीज शुड कम अंडर द परव्यू ऑफ इनकम टैक्स, अगर इससे लेस अमाउंट होता है दैट वुड नॉट बी काउंटेड एज इनकम टैक्स, उसे एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो इस केस में एसएससी के पास 22,000 रुपीज आया है विच इज मोर देन 1000 रुपीज, सो दैट दिस अमाउंट कम अंडर द परव्यू ऑफ इनकम टैक्स। अब जो ट्राइब्यूनल का कहना था कि द रिसिप्ट वाज इन कैजुअल नेचर, उसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट कहती है The receipt in question was casual in nature. It was nevertheless not an income receipt, fell outside the provision of subsection 3 of section 10. और इस प्रकार से जो एसएससी होता है जो उसने फर्स्ट प्राइज में अमाउंट रिसीव किया था एज बीइंग अ कंटेस्टेंट, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगना चाहिए एंड इट कम्स अंडर परव्यू ऑफ द गिवन सेक्शन, इसे सुप्रीम कोर्ट होल्ड करती है। इस यूनिट का सेकेंड केस है सीआईटी वर्सेस शीतल दास तिरथ दास 1961 का केस है, एंड इन दिस केस द इशू इवॉल्व अराउंड
whether sum paid towards maintenance could be claimed as deduction under income tax or not। इस केस में फैक्ट होता ये है कि शीतल दास जी का डाइवोर्स होता है उनकी वाइफ के साथ, जिसमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर पास होता है कि शीतल दास इज गोइंग टू पे मेंटेनेंस टू हिज वाइफ 1500 रुपीज पर मंथ, जिसमें फर्स्ट ईयर में ये होता है कि शीतल दास जी 1500 रुपीज पे करते हैं, बट उसमें से 150 अमाउंट माइनस कर लेते हैं बिकॉज उनकी वाइफ जिस घर में रह रही होती है उसके रेंट के रूप में वो माइनस कर लेते हैं। एंड इट इज अ मैटर ऑफ असेसमेंट ईयर 1953-1954। देन असेसमेंट ईयर 1954-1955 में हर मंथ ये अपनी वाइफ को 1500 रुपीज पे करते हैं, एंड बाय दिस वे 18,000 रुपीज उस ईयर वो पे करती है अपने वाइफ को, बिकॉज उनका कंटेंशन ये होता है कि ही इज कंपेल्ड टू पे दिस अमाउंट टू हिज वाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ द डिक्री ऑफ द कोर्ट। तो सिंस ही वाज कंपेल्ड अंडर द डिक्री, तो इस कंडीशन में जो भी वो अमाउंट पे कर रहे हैं द अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज इनकम टैक्स। और उनका ये मानना इसलिए होता है बिकॉज उस टाइम में केस था बिजय सिंह धूलिया का 1933 का, उसके बेस पर उनका कहना होता है कि ये अमाउंट डिडक्ट किया जाना चाहिए उनके इनकम टैक्स लायबिलिटी से। इसमें अलग तरह का इंटरप्रिटेशन एंड अलग अलग तरह का केस साइट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। एंड आफ्टर इवेल्युएटिंग सेवरल केसेस, अप्रोक्सीमेटली 8 या 9 केसेस है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कंक्लूजन पे आती है और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट कहती है कि द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गोइंग टू चेक कि अर्लियर केस में जो डिसीजन दिया गया था वो सही था या गलत था, बट अब इस पे प्रिंसिपल क्या होना चाहिए और किस प्रिंसिपल पर इस तरह के केसेस को डिसाइड किया जाना चाहिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट लास्ट में वर्डिक्ट देती है। एंड फाइनली इस केस में शीतल दास तीरथ दास को कोई रेमेडी नहीं मिलता है और उन्हें इनकम टैक्स पे करना होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं इस केस में होता क्या है, किस पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है। जब आप देखेंगे इसका सेकंड पैराग्राफ, ये पूरा फैक्ट है जहां से कि आपको पता चल जाएगा कि इस केस में आपको हुआ क्या था। 150 रुपीज डिडक्ट किया गया था मेंटेनेंस में, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1500 रुपीज पर मंथ दिया गया था और 18,000 रुपीज टोटल पे किया गया था। यहाँ पर आपको होता यह है कि प्रीवी काउंसिल का एक डिसीजन था बिजय सिंह धुलिया का, उसके बेसिस पर ये क्लेम करते हैं कि ये अमाउंट जो भी उन्होंने पे किया है अपनी वाइफ को अंडर ऑब्लिगेशंस जो कि कोर्ट के ऑर्डर के तहत है, दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स परव्यू। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा इस चीज को डिसअलाउ कर दिया जाता है। ये अपील फाइल करते हैं, अपील में जो रिजेक्शन किया गया था सीआईटी के द्वारा उसे ही अपहेल किया जाता है असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा। देन उसके बाद ये ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं जहां पर के ट्राइब्यूनल ने ऑब्जर्व किया this is a case pure and simple where an assessee is compelled to apply a portion of his income for the maintenance of person whom he is under a personal and legal obligation to maintain. The Income Tax Act does not permit any deduction from the total income in such circumstances. उसका ट्राइब्यूनल इस केस को हाईकोर्ट के पास रेफर कर देती है, जहां पे बहुत सारे केसेस को देखा जाता है, लाइक आपका सेठ मोतीलाल मानिकचंद का केस, देन प्रिंस कंदेराव गायकवाड़ वर्सेस सीआईटी 1948 का केस भी इसमें साइट किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि इसका फैक्ट लगभग वैसा ही है जैसा कि प्रेजेंट केस में आया है। अब हम लोग एक बार विजय सिंह धूलिया का केस देखते हैं, जिसके बेसिस पे पिटिशनर का कहना होता है द सेड अमाउंट शुड नॉट बी काउंटेड एज हिज इनकम, और इस अमाउंट को डिडक्ट करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स अप्लाई करना चाहिए। विजय सिंह धूलिया वाले केस में होता यह है, एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है राजा, उसकी स्टेप मदर होती है। स्टेप मदर सूट फाइल करती है मेंटेनेंस के लिए, जहां पर कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री पास होता है जिसमें राजा अग्री करते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी उनके पास है उस प्रॉपर्टी में से 1100 रुपीज पर मंथ वो अपनी स्टेप मदर को देंगे। तो इन सच केस सिंस द क्लेम वाज चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से इस अमाउंट का डिडक्शन उसके टोटल ग्रॉस इनकम से हो जाता है और राजा को इतने अमाउंट में टैक्स रिबेट मिल जाता है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास बात यह आती है कि आखिर किस अमाउंट पे टैक्स डिडक्शन होना चाहिए और किस अमाउंट पे टैक्स डिडक्शन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अनदर केस पीसी मलिक वर्सेस सीआईटी 1938 का केस डिस्कस करती है, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने कुछ डिसीजन दिया था एंड द डिसीजन वाज बेस्ड ऑन कि एक पर्सन होता है, उसके फादर की डेथ हो जाती है। इन सच कंडीशन जो एग्जीक्यूटर होता है उसको अपलेंट ने 10,000 रुपीज दिया था एंड आउट ऑफ 10,000 रुपीज 537 रुपीज एक्सपेंस किया जाता है फ्यूनरल में। देन उसके बाद अपलेंट के द्वारा एग्जाम्शन मांगा जाता है कि इस अमाउंट पे उसे एग्जाम्शन मिलना चाहिए, बट इस कंडीशन में कोर्ट उस अमाउंट में एग्जाम्शन नहीं देती है, बिकॉज यहाँ पर फिर वो सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात करती है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम, जहां से ये खर्च हुआ था, डायरेक्टली सोर्स से खर्च हुआ था या फिर इनकम बनने के बाद वो खर्च हुआ था। थर्ड केस इसमें आता है दीवान किशन किशोर वर्सेस सीआईटी का, जिसमें होता ये है कि फादर एक अपना विल बना करके गुजर जाते हैं और उस विल में ये होता है कि जो उनका छोटा बेटा है उसे 7200 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा, जो इम्पार्टेबल स्टेट है उसमें से। अब जो बड़ा बेटा होता है उसके इनकम में उस चीज को सीआईटी इनकम दिखाते हैं और उनसे टैक्स का डिमांड किया जाता है। तो इस केस में कोर्ट का कहना यह होता है बिकॉज ये इम्पार्टेबल स्टेट से पैसा दिया जा रहा है,
अभी तक ये जो है ये इनकम अक्रू नहीं होता है जो बड़ा बेटा है उसके पास, जिसके वजह से सोर्स ऑफ इनकम जो इम्पार्टेबल स्टेट है यहां से पर्सन बी जो कि इसका बड़ा भाई है इसके पास जब तक ये इनकम के रूप में नहीं आता है तब तक ये इसका इनकम नहीं कहलाएगा। और डायरेक्टली इस स्टेट से अगर इसके पास पैसा मिल रहा है तो दिस इज नोन एज डाइवर्जन ऑफ इनकम फ्रॉम द रियल सोर्स, और रियल सोर्स है इम्पार्टेबल स्टेट, जिसके वजह से इस केस में जो भी इनकम रिसीव किया जाता है छोटे भाई के द्वारा बड़े भाई के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती है और ये अमाउंट ज्वाइंट हिंदू फैमिली का इनकम नहीं माना जाता है। फोर्थ केस डिस्कस किया जाता है सीआईटी वर्सेस मकंजी लाल का 1937 का केस है। इस केस में होता यह है कि फादर के गुजरने के बाद और इसके भाई के गुजरने के बाद S2 सोल सर्वाइविंग को पार्टनर रहता है। जो इसके भाई की वाइफ होती है उसे मेंटेनेंस के रूप में कुछ अमाउंट दिया जाता है और वहां पर ये S2 डिमांड करता है कि उसे एग्जम्पशन मिलना चाहिए उस अमाउंट पे जो कि मेंटेनेंस के रूप में S1 की वाइफ को दिया जा रहा है, इट मींस की विडो को दिया जा रहा है। बट इस कंडीशन में जो भी मेंटेनेंस अमाउंट दिया जा रहा था उस पर इसे डिडक्शन नहीं मिलता है और उस अमाउंट पे भी इन्हें टैक्स पे करना होता है, बिकॉज ये कहा जाता है जो भी वाइफ को यहाँ मिल रहा है मेंटेनेंस के रूप में वो एक्चुअली ज्वाइंट हिंदू फैमिली का ही पार्ट है जिसमें से दिया जा रहा है और यहाँ एसेस जो किया जा रहा है वो ज्वाइंट हिंदू प्रॉपर्टी के रूप में किया जा रहा है जो कि सोल सर्वाइविंग को पार्टनर के रूप में S2 के पास है। इसी कारण जो भी प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है वो पहले S2 की इनकम हो जा रही है जिसमें से वो डाइवर्ट करके कुछ इनकम इस विडो को दे रहा है। सिंस ये इनकम बनने के बाद दे रहा है इसके वजह से जो भी अमाउंट पे किया जा रहा है विडो को S2 इसके लिए लायबल है टैक्स पे करने के लिए। उसके बाद इसमें केस डिस्कस किया गया था हीरा लाल 1945 का केस है। इस केस में होता यह है कि एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली होती है। इसके बाद प्रिंस खंडेराव गायकवाड़ का केस डिस्कस किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि ग्रैंडफादर होते हैं, उसका सन होता है और 2 ग्रैंडसन होता है, जिसमें इन दोनों ग्रैंडसन को अपने इनकम के कुछ पोर्शन को पे करना होता है इनकी ग्रैंड मदर को इफ ग्रैंड मदर इज लिविंग सेपरेटली। इस कंडीशन में यहाँ पर ग्रैंड मदर सेपरेटली रहती है जिसमें से ये दोनों ग्रैंडसन अपनी ग्रैंड मदर को 15,000 रुपीज देते हैं जबकि जो इनका सन होता है वो 6,000 रुपीज देता है। यहाँ पर सन का डिमांड होता है कि जो ये पेमेंट किया जा रहा है इस पेमेंट पर उसे टैक्स डिडक्शन मिलना चाहिए और इस केस में इसके सन को इस अमाउंट पर टैक्स में रिबेट मिल जाता है। नेक्स्ट केस है इसमें राघवालू नायडू का 1950 का केस है जिसमें एक विल बनाया जाता है और इसमें जो एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी होते हैं विल के वहां पे ये लिखा जाता है कि जो इनकी मदर है और इनकी वाइफ है इनको मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाए। ये जो मेंटेनेंस अलाउंस है इसके अगेंस्ट में डिडक्शन के लिए डिमांड किया जाता है बट उसे डिसअलाउ कर दिया जाता है बिकॉज यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो भी ये अमाउंट दिया जा रहा है एग्जीक्यूटर या ट्रस्टीज के द्वारा वो एक्चुअली उनका पर्सनल ऑब्लिगेशन है और जब आप अपना पर्सनल ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में पहले आपके पास उस सोर्स से इनकम आता है, देन पर्सनल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए वहां से इनकम को डाइवर्ट किया जा रहा है। सो दिस वुड नॉट अमाउंट सेपरेट इनकम ऑफ मदर एंड इनकी विडो वाइफ, जिसकी वजह से यह एग्जीक्यूटर और ट्रस्टी का ही इनकम माना जाएगा और उनके इनकम से इनकम टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। देन उसके बाद इसमें एक और केस आता है सेठ मोतीलाल मानिक चंद का। इस केस में होता यह है कि एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली मैनेज कर रही होती है एक एजेंसी को। फादर और सन के बीच में उस एजेंसी को लेकर के बंटवारे की बात होती है जिसमें फादर और सन के बीच में मैनेजिंग एजेंसी को डिवाइड कर दिया जाता है और ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी पोर्शन है जैसे अगर 8 पोर्शन अगर ए को मिला है उस एजेंसी का और 8 पोर्शन अगर बी को मिला है सो आउट ऑफ दिस 8 पोर्शन 2 पोर्शन से जो भी इनकम आएगा वो ए की वाइफ को दिया जाएगा और बी भी आउट ऑफ 8 पोर्शन 2 पोर्शन से जो भी इनकम आएगा वो सारा का सारा इनकम इसकी मदर के पास जाएगा। इस कंडीशन में ये दोनों डिमांड करते हैं कि इनके ऊपर जो भी ये 2 पोर्शन का इनकम आ रहा है इसके लिए इनके इनकम से इस अमाउंट को डिडक्ट करना चाहिए और बाकी अमाउंट पे टैक्स लगाना चाहिए। टैक्स अथॉरिटी पहले नहीं मानती है, बाद में कोर्ट का रूलिंग ये होता है कि सिंस जो सोर्स ऑफ इनकम है यहां से ही अगर इनकम डाइवर्ट हो रहा है बिकॉज ये इनकम अभी तक बी के पास नहीं आया और ना ही ए के पास आया बल्कि इसी सोर्स से अगर ये इनकम डाइवर्ट होकर के वाइफ के पास चला जा रहा है या इसकी मदर के पास चला जा रहा है, इन सच कंडीशन ये अमाउंट डिडक्ट किया जाना चाहिए, वो इनका इनकम नहीं माना जा सकता है और इस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। सो देयर आर सेवरल केसेस जो कि इस कोर्ट के द्वारा डिस्कस किया जाता है और बाद में जो कोर्ट फैसला पे आती है वो ये होता है कि सपोज सबसे पहले कोर्ट इस बात को देखेगी कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ का है। यदि ऑफ सोर्स ऑफ इनकम और उस पर ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है, सपोज इस सोर्स ऑफ इनकम लाइक कोई अगर स्टेट अगर होता है और अगर यहां से ही इनकम डाइवर्ट होकर के ए के पास आता है और बी के पास ये इनकम नहीं आता है, इस कंडीशन में ये ए की इनकम मानी जाएगी, बी की इनकम नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि बी इसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाया जाता है कि इस स्टेट से जो भी इनकम आएगी वो बी के पास जाएगी एंड इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ बी कि वो ए को इसमें से कुछ अगर अमाउंट देता है
तो उस अमाउंट को बी के रिन्यूएबल इनकम में काउंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये केस समाप्त होता है। थर्ड एंड लास्ट केस ऑफ दिस यूनिट इज CIT वर्सेस सुनील जीवनलाल किनारीवाला एंड द केस इज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्शन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम। इस केस का फैक्ट कुछ इस प्रकार है कि इस केस में होता यह है, मिसेस किनारीवाला इंडस्ट्री में मिस्टर सुनील का 10% शेयर होता है। अब मिस्टर ये सुनील कुमार एक ट्रस्ट बनाते हैं, जिस ट्रस्ट में इनके ब्रदर की वाइफ होती है जो कि विडो होती है, इनकी मदर होती है और इनकी नेफ्यू होती है। इनका जो शेयर इस इंडस्ट्री में था 10% का, इसमें से 50% इट मीन्स टोटल मिलाकर कहा जाए इस इंडस्ट्री का 5% शेयर इस ट्रस्ट के नाम ये कर देते हैं। कंपनी को कुछ प्रॉफिट होती है एंड आउट ऑफ दिस प्रॉफिट इस 5% शेयर का वैल्यू लगभग होता है 20,441 रुपीज। CIT इस अमाउंट को मिस्टर सुनील के इनकम के रूप में कंसिडर करते हैं और इनकम टैक्स एसेस करना चाहते हैं, जिसमें मिस्टर सुनील का कंटेंशन होता है कि उसने ऑलरेडी इस ट्रस्ट में 5% शेयर का राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया है। जो भी इस 5% शेयर का प्रॉफिट हो रहा है वो डायरेक्टली ट्रस्ट के पास जा रहा है। सिंस ये ट्रस्ट के पास जा रहा है तो इट इज डाइवर्जन ऑफ इनकम, बिकॉज जो सोर्स है द सोर्स इज मिस्टर किनारीवाला इंडस्ट्री और यहाँ से इनकम डायरेक्टली अगर ट्रस्ट में जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द 5% शेयर जो ट्रांसफर किया गया है ट्रस्ट के नाम पर, तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड नॉट द पोर्शन ऑफ इनकम, बिकॉज डायरेक्ट सोर्स से ये इनकम डाइवर्ट हो रहा है, ना कि ये इनकम पहले मिस्टर सुनील के पास आ रहा है और मिस्टर सुनील अपने इनकम से इस ट्रस्ट में कुछ पेमेंट कर रहे हैं। टैक्स ऑफिसर इस क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं और जब ये मैटर अपील में जाता है अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास, तो वो इस अपील को अलाउ कर देते हैं। अग्रीड होकर के CIT ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं, जहां ट्राइब्यूनल फिर से इसे रिवर्स करके CIT के फेवर में डिसीजन दे देते हैं। देन उसके बाद ये मैटर हाई कोर्ट में जाता है, जहां हाई कोर्ट फिर से SSC के फेवर में डिसीजन देते हैं और रेवेन्यू के अगेंस्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 3 क्वेश्चंस के साथ ये केस फाइल की जाती है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि जो ये इनकम हो रहा है इस इनकम को मिस्टर सुनील कुमार का इनकम माना जाएगा या ट्रस्ट का इनकम माना जाएगा, बिकॉज यहाँ पर राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म को दी गई है, तो यहाँ पर ट्रस्ट का ओवरराइडिंग टाइटल की वजह से ये ट्रस्ट का होना चाहिए या फिर मिस्टर सुनील कुमार का होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये इनकम किसका है। सेकेंड, अगर ये इनकम ट्रस्ट का है या फिर मिस्टर सुनील कुमार का, अगर सुनील कुमार का है तो क्या उसे इस पर टैक्स पे करना चाहिए। एंड थर्ड होता है कि इस इनकम को किसके अकाउंट में एसेस किया जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 लगभग आपको सेम ही होता है, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट फिर से इस क्वेश्चन को रिफ्रेम करने के लिए कहती है। और लास्टली सुप्रीम कोर्ट प्रीवियस जजमेंट को, जो कि हम लोगों ने इससे पहले वाले केस में देखा था, साइड करती है, बहुत सारे पैरामीटर्स को देखती है और उसके बाद डिसीजन देती है इन द अगेंस्ट ऑफ SSC एंड इन फेवर ऑफ CIT। अब इस केस के मेन पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में क्वेश्चन ऑफ लॉ दिया हुआ है, जो 3 क्वेश्चंस पूछा गया है। पैराग्राफ नंबर 4 इसका फैक्ट्स बता रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं, अपीलेट असिस्टेंट अलाउ कर देते हैं अपील को। देन उसके बाद ट्राइब्यूनल अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को रिवर्स कर देती है। मैटर पहुंचता है हाई कोर्ट, जहां पर कि 2 केस के बारे में चर्चा किया जाता है, CIT वर्सेस भाग्यलक्ष्मी का। हम लोग देखेंगे ये भाग्यलक्ष्मी वाले केस में होता क्या है। देन मुरलीधर हिम्मत सिंह का वर्सेस CIT 1966, इन दोनों केस के बारे में चर्चा किया गया है। हाई कोर्ट SSC के फेवर में डिसीजन देती है एंड अगेंस्ट ऑफ रेवेन्यू, और इस प्रकार से क्वेश्चन 1 एंड 3 सेटल्ड हो जाता है कि दिस इज द इनकम ऑफ द ट्रस्ट, नॉट द इनकम ऑफ SSC। लेकिन जब ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट 1 बाय 1 इन सारे क्वेश्चंस को देखती है। फर्स्ट यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचता है तो अपलेंट के काउंसिल का कंटेंशन होता है कि मिस्टर सुनील कुमार के द्वारा जो भी आपको शेयर ट्रांसफर किया गया है, वो शेयर नहीं बल्कि प्रॉफिट ट्रांसफर करने की बात कही गई है कि 50% शेयर का प्रॉफिट ट्रस्ट को दिया जा रहा है। अब 50% शेयर का प्रॉफिट का मतलब ये 50% जो प्रॉफिट हो रहा है पहले वो सुनील कुमार के पास आ रहा है और देन उसके बाद ये ट्रस्ट के पास जा रहा है। तो जब ये सुनील कुमार के पास आ रहा है तो इट कैन बी एसेस एज द इनकम ऑफ सुनील कुमार, नॉट द इनकम ऑफ द ट्रस्ट। जबकि रिस्पोंडेंट के काउंसिल का आर्गुमेंट होता है कि ये शेयर ही ट्रांसफर किया गया है, शेयर ट्रांसफर करने के कारण डाइवर्जन ऑफ इनकम हो रहा है, ना कि पोर्शन ऑफ इनकम दिया जा रहा है। बिकॉज जैसे ही शेयर ट्रांसफर किया जाता है वो शेयर एक पर्टिकुलर कंपनी की है और उस कंपनी से डायरेक्टली ट्रस्ट के पास पैसा आ रहा है। वो अलग बात है मिस्टर सुनील कुमार बीच में कलेक्टर का काम कर रहे हैं, बट इससे कहीं भी ये इनकम सुनील कुमार का नहीं होता है बल्कि ये इनकम ट्रस्ट का होता है। पैराग्राफ नंबर 9 में आप देख सकते हैं बिजोय सिंह धुलिया का
और पीसी मुलिक का केस फिर से इस केस में रेफर किया गया है और इसके केस पे बताया गया है कि इन दोनों केस में जो बात इनकम की ही थी, यहाँ पर दो प्रिंसिपल के बारे में बात की जाती है। फर्स्ट, डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स के बारे में एंड सेकेंड, पोर्शन ऑफ इनकम के बारे में बात की जाती है। एक बार फिर से हम लोग बिजॉय सिंह धुलिया का केस के फैक्ट को देखते हैं। इस वाले केस में होता यह है कि जो स्टेप मदर होती हैं उनमें और उनके स्टेप सन के बीच में कॉम्प्रोमाइज डिग्री पास होती है और इस कॉम्प्रोमाइज डिग्री के तहत होता यह है कि सन को 1100 रुपीज पर मंथ अपनी स्टेप मदर को देना होता है और ये 1100 रुपीज जो होता है वो सन अपने इनकम से नहीं बल्कि ये जो भी इनकम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर चार्ज हो रहा है वहां से हो रहा है। इट मीन्स अगर देखा जाए तो पहले किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर जो इनकम आ रहा है भले ही इसका सन इसका कलेक्टर है बट इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के इनकम को डायरेक्टली दिया जा रहा है स्टेप मदर को। इसके वजह से इस पर्टिकुलर केस में होता यह है कि ये जो 1100 रुपीज पर मंथ जो होता है इट वॉज नॉट काउंटेड एज इनकम ऑफ द सन बट इट वॉज कंसिडर्ड एज चार्ज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी। पीसी मलिक वाले केस में ये होता है कि एक टेस्टेटर अपना एक विल देता है जिस विल में ये बात कही जाती है कि थर्ड पर्सन को पेमेंट किया जाना है और ये पेमेंट प्रॉपर्टी से ही होना है, लेकिन जो ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर है इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आता है उसके थ्रू ही पेमेंट करेंगे, जो थर्ड पार्टी है उसे पेमेंट करना है। इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का कहना यह होता है कि सिंस प्रॉपर्टी से जो भी पैसा आ रहा है वो कलेक्ट किया जा रहा है ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर के द्वारा, इसी कारण अगर देखा जाए इस प्रॉपर्टी से जो फर्स्ट पैसा आता है दैट इज ट्रस्टी एग्जीक्यूटर के पास, सो इट इज इनकम ऑफ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर एंड आउट ऑफ दिस इनकम कुछ पोर्शन पेमेंट के रूप में दिया जा रहा है। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज पोर्शन ऑफ पेमेंट नॉट एज द डाइवर्जन ऑफ इनकम, बिकॉज यहाँ पर अगर ऐसा होता कि प्रॉपर्टी से डायरेक्टली पेमेंट अगर किया जाता इस थर्ड पार्टी को तो फिर इसे डाइवर्जन ऑफ इनकम कहा जाता, दैट इज चार्ज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी। बट इन दिस केस दिस इज नॉट डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स, बल्कि इस केस में जो भी ऑब्लिगेशन पे किया जा रहा है आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। लेकिन इस वाले केस में सिनेरियो डिफरेंट है। इस माइन्यूट डिफरेंट के बेसिस पर ही ये दो प्रिंसिपल सामने आता है और इसी चीज को अप्लाई किया गया था सीआईटी वर्सेस शीतल दास तीरथ दास वाले केस में 1961 में। इस केस में अगेन रेफर किया जाता है सीआईटी वर्सेस शीतल दास तीरथ दास के केस को, जिसमें ट्रू टेस्ट के बारे में बताया गया था और इसी में बताया गया था प्रिंसिपल दैट वाज बेस्ड ऑन डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स, जिसमें यह बात की गई थी कि यदि कोई भी इनकम एसएससी के पास पहुंचने से पहले ही अगर डाइवर्ट हो जाता है तो दैट इज डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स, जैसा कि विजय सिंह धुलिया वाले केस में हुआ था। लेकिन पीसी मलिक वाले केस में ऐसा नहीं होता है। पहले प्रॉपर्टी से इनकम ट्रस्टी के पास पहुंचता है, ये उसका इनकम बनता है और देन उसके बाद वहां से पेमेंट की जाती है। इसी चीज के बारे में पैराग्राफ नंबर 10 में लिखा हुआ है। देन उसके बाद इसमें मोतीलाल चंद्रमीलाल जैन का केस डिस्कस किया जाता है। इस केस के ब्रीफ फैक्ट को हम लोग देखते हैं बिकॉज इन सारे केसेस को मिलाकर के ही इस केस का जजमेंट बनता है जो अभी हमारे पास प्रेजेंट केस है। इस केस में होता यह है कि एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली होती है जो एक बिजनेस होल्ड कर रही होती है। इस बिजनेस को ओवरटूक किया जाता है एक कंपनी के द्वारा और ये कंपनी इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को 21,000 रुपीज एनुअली पे करने की बात करती है। यहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को लैंडलॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिस एग्रीमेंट के तहत बात यह होती है कि 21,000 रुपीज में से 10,000 रुपीज कॉलेज को डोनेट किया जाएगा एंड द कॉलेज इज रन बाय द ट्रस्ट। एंड सेकेंड एग्रीमेंट होता है कंपनी, इस लैंडलॉर्ड, कॉलेज और ट्रस्ट के बीच में कि इन द केस अगर कंपनी डिफॉल्टर हो जाती है, पे नहीं कर पाती है कॉलेज को, तो उस कंडीशन में कॉलेज के पास राइट है कि वो कंपनी के ऊपर सू कर सके। अब यहाँ पर बात आती है इस 21,000 एनुअली इनकम की कि दिस शुड बी काउंटेड एज इनकम ऑफ दिस लैंडलॉर्ड या फिर जो 10,000 रुपीज कॉलेज के पास जा रहा है ये इस लैंडलॉर्ड का इनकम नहीं है। ये एक डिस्प्यूटेड अमाउंट यहाँ पे माना जाता है जिसमें ये मैटर पहुंचता है पहले सीआईटी के पास। सीआईटी इसे लैंडलॉर्ड की इनकम मान करके एसेस करती है। देन उसका ये मैटर पहुंचता है ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल इस मैटर को रिजेक्ट कर देता है और हाईकोर्ट के द्वारा भी ये रिजेक्ट किया जाता है बिकॉज लैंडलॉर्ड का क्लेम ये था दैट द अमाउंट पेड टू द कॉलेज वाज द इनकम ऑफ द कॉलेज एज इट गॉट डायरेक्टेड बाय द ओवरराइडिंग टाइटल एंड सीज टू बी इनकम ऑफ द लैंडलॉर्ड, जो आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन फाइनली इसमें कोर्ट का जजमेंट ये होता है कि कंपनी और इस लैंडलॉर्ड के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है ये एक सेटलमेंट है कि इस अमाउंट को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अब इस सेटलमेंट के तहत ही कंपनी इस कॉलेज को पेमेंट कर रही है, अदरवाइज इस कॉलेज का कंपनी से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। सो इस सच कंडीशन
जो भी अमाउंट पे किया जा रहा है कॉलेज को 10,000 रुपीज एनुअली, इट इज अमाउंट ऑफ दिस लैंडलॉर्ड और उनके ही इनकम में एसेस किया जाएगा। उसके बाद आपने देखा होगा केस के शुरुआत में भाग्यलक्ष्मी का केस डिस्कस किया गया था। भाग्यलक्ष्मी वाले केस में होता यह है कि एक फर्म होता है, उस फर्म में कई पार्टनर होते हैं जिसमें से दो भाई B1 और B2, इनका शेयर इस फर्म में 60 आना होता है। अगर आना की बात की जाए तो 16 आना का मतलब होता है 100% और 16 आना का मतलब है लगभग 62.5% शेयर इन दोनों ब्रदर का होता है। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर होते हैं। फैमिली में पार्टीशन होता है और पार्टीशन के कारण बात यह होती है कि जो भी शेयर इस फर्म में है इन दोनों भाई का, उस शेयर को भी फैमिली के बीच में डिवाइड किया जाए। इन सच कंडीशन शेयर को डिवाइड किया जाता है और उसका फ्रेश पार्टनरशिप जो है डीड एग्जीक्यूट किया जाता है। उस फ्रेश पार्टनरशिप डीड में अगेन ये दोनों भाई अपने आप को 10 आना शेयर के इस चीज को लेकर के कमिश्नर कैंसिल कर देते हैं इनके रजिस्ट्रेशन को। बात पहुंचती है कोर्ट में, जहां पर कि ये कहा जाता है कि द फर्म वाज एंटाइटल्ड टू रजिस्टर्ड एंड द शेयर गिवन टू द सेड टू पर्सन इन द पार्टनरशिप डीड वर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द डीड। तो जो दोनों भाई के पास शेयर है दैट इज 10 आना, ये बिल्कुल सही बात है और फर्म एंटाइटल है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसे रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। अब बात आती है जो इन दोनों को अमाउंट मिल रहा है उसका क्या होगा, बिकॉज फैमिली में पार्टीशन के बाद ये शेयर भी डिवाइड हो चुका था। तो वहां पर कोर्ट का कहना यह होता है कि ये जो भी इनकम रिसीव कर रहे हैं फर्म से, ये इनके नाम पर होगा, बाकी इनका अपना अरेंजमेंट है। इसी कारण कोर्ट ने कहा दे वुड बी आंसरेबल टू द डिवाइडेड मेंबर ऑफ द फैमिली इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट पर्टेनिंग टू देयर शेयर। अब इसके बाद मुरलीधर हिम्मत सिंह का केस जो आपने देखा शुरू में ही बताया गया था, इस केस के बारे में यहाँ डिस्कस किया जाता है और यह केस प्रेजेंट केस के डिसीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस में होता यह है, एक पार्टनरशिप फर्म होता है, इस पार्टनरशिप में एक पर्सन होते हैं। इस पर्सन ने एक सब पार्टनरशिप फर्म को तैयार किया, उसमें उसके मेंबर ये खुद होते हैं, इनका 2 सन होता है और एक ग्रैंडसन होता है। पार्टनरशिप फर्म में कंडीशन ये होता है कि जो मेन फर्म से इनकम या लॉस जो भी आ रहा है उसे ये लोग आपस में बियर करेंगे। तो यहाँ पर कंटेंशन रेज की जाती है कि अब जो इनकम इस फर्म से इस पर्टिकुलर पर्सन के पास आ रहा है, दिस इज द इनकम ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन और इस सब फर्म का है। इस चीज को लेकर के डिसीजन सामने आपको आता है कि जो भी सब पार्टनरशिप फर्म होता है दैट क्रिएट सुपीरियर टाइटल इन रिजल्ट ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम फ्रॉम मेन फर्म, और इस कारण से ये जो भी इनकम इस पर्सन के पास आ रहा है दैट शुड बी इनकम ऑफ सब पार्टनरशिप फर्म, और वहां पर उसके हिसाब से टैक्स एसेसेबल होना चाहिए। बट इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ थर्ड पार्टी नहीं है, बल्कि फैमिली मेंबर के बीच में ही ये अरेंजमेंट है और ये पार्टनरशिप फर्म तैयार आपको हुई है। ये सब एक ही मेंबर है, जिसके वजह से ये प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई नहीं होता है। और इसी चीज को लेकर के KM रामाचार्य ने अपना एक काउंटर आर्गुमेंट दिया था, जो इसी चीज के ऊपर बेस्ड था कि यदि कोई पर्सन एक फर्म तैयार करता है जिसमें वो खुद है, उसकी वाइफ है, मैरिड डॉटर है और माइनर डॉटर है, तो इट वाज अ प्योर केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट लॉस बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 8 years। और उसके बाद इनका कहना होता है सब पार्टनर कैन हैव नो डायरेक्ट क्लेम टू प्रॉफिट विज़ द अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, और इसमें जो पर्टिकुलर पार्टनर्स हैं उनके नाम पर ही उसे एसेस किया जाएगा। अब आते हैं, देखते हैं प्रेजेंट केस में। प्रेजेंट केस में हम लोगों ने देखा था जो ट्रस्ट तैयार होता है, इस ट्रस्ट में मेंबर होती है इनके ब्रदर की विडो, मदर और इसकी नेफ्यू, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट का इस केस में कहना होता है there is a clear distinction between a case where a partner of a firm assigns his share in favor of a third person and a case where a partner constitutes a sub partnership with his share in the main partnership. The case on the hand cannot be treated as one of the sub partnership. Order challenge cannot be sustained. It is accordingly set aside. The share of the income of the SEC assigned in favor of the trust has to be included in the total income of SEC. और इस प्रकार से ये केस यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.